गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम इंद्रजीत कुमार। आज से हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यंग वंस को या प्रोजेनी को डेवलप करता है सिमिलर टू इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन इज ए biological process in which organism give rise to offspring or progeny similar to itself। मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है या डेवलप करता है। तो चलते हैं डिटेल में पढ़ते हैं आगे। बायोलॉजी इन इसेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इस पृथ्वी पे जीवन का जो कहानी है, जीवन का जो सार है, उसी को हम लोग बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। बायोलॉजी बेसिकली है क्या, लिविंग थिंग्स का अध्ययन या बोलेंगे लाइफ का अध्ययन। तो इस जीवन पे पृथ्वी कैसे आया, समय के साथ साथ कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को इवॉल्व किया, इसके बारे में हम लोग क्या कहाँ पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। While individuals organism die without fail, a species continue to live through millions of years unless threatened by natural or anthropogenic extinction। इसका क्या मतलब है, दुनिया में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका मरना क्या है, तय है। इसके बावजूद भी हजारों साल से इस पृथ्वी पे क्या है, जीवन है, लाइफ है। जब एक इंडिविजुअल्स का मरना तय है तो इस पृथ्वी पे स्पीसीज आखिरकार मेंटेन कैसे, तो इसका सीधा आंसर है ड्यू टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ही वो प्रोसेस है जो इस पृथ्वी पे स्पीसीज को क्या किया हुआ है, मेंटेन रखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, व्हाइल इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स डाई, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म इस इंडिविजुअल का मरना तय है। स्पीसीज कंटिन्यू लिव थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर्स, पृथ्वी पे मिलियंस ऑफ ईयर से इस पृथ्वी पे स्पीसीज है। Unless threatened by natural or anthropogenic extinction, ये इस पृथ्वी पे स्पेसिस कब तक रहेगा, जब तक कि कुछ ऐसा डिजास्टर ना हो जाए, कुछ ऐसा नेचुरल एक्सटिंक्शन हो जाए जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाए, या हम लोग की वजह से भी हो सकता है कि पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाए। कुछ ऐसा एग्जाम्पल है जो ये बताता है, या ऐसे बोलेंगे कि हम लोग की वजह से इस पृथ्वी पर से कुछ जीव चला गया ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन, ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ड्यू टू मैन एक्शन, हम लोग के एक्शन की वजह से। जैसे डोडो इस पृथ्वी से चला गया, एक्सटिंक्ट हो गया। स्टीलर सी काउ अफ्रासिया, वो हम लोग के एक्टिविटी की वजह से वो क्या हुआ, लास्ट हो गया। तो कहने का क्या मतलब है कि दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो सबका मरना तय है। इसके बावजूद इस पृथ्वी पे जीवन है, स्पीसीज मेंटेन है, ओनली ड्यू टू रिप्रोडक्शन। एक बात बता दे कि जो रिप्रोडक्शन होता है एक इंडिविजुअल के अस्तित्व के लिए ये जरूरी नहीं है, वो उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, उस पार्टिकुलर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो रिप्रोडक्शन करे या ना करे। अगर रिप्रोडक्शन को परफॉर्म नहीं भी करता है, वो न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस नहीं भी करता है, इसके बावजूद भी वो लिविंग ही रहेगा। लेकिन एक स्पेसीज को मेंटेन करने के लिए, पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए क्या है, रिप्रोडक्शन जरूरी है। रिप्रोडक्शन ये लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, फंडामेंटल फीचर्स है। लेकिन रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल्स या बोलेंगे रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मतलब क्या कि जीवित रहने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। एक सिंगल इंडिविजुअल के जीवित रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। जैसे कुछ इनफर्टाइल कपल्स होते हैं जो जीवन भर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसा जानवर भी है जो रिप्रोड्यूस नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो नॉन लिविंग है। मतलब क्या कि रिप्रोडक्शन जो है डिफाइनिंग फीचर नहीं है। रिप्रोडक्शन इसेंशियल है टू मेंटेन व्हाट स्पेसीज को कंटिन्यू करने के लिए, सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज को मेंटेन रखने के लिए, स्पेसीज को मेंटेन रखने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी स्पेसीज को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अस्तित्व के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है।
स्पेसीज के अस्तित्व के लिए, स्पेसीज को मेंटेन रखने के लिए क्या है, रिप्रोडक्शन जरूरी है। रिप्रोडक्शन क्या है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ वन स्पेसीज। रिप्रोडक्शन एक एबिलिटी है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस वह क्षमता जिससे एक ऑर्गेनिज्म न्यू ऑफस्प्रिंग को डेवलप करता है, प्रोड्यूस करता है, किस लिए, स्पेसीज को कंटिन्यू करने के लिए। यह क्या है, रिप्रोडक्शन। Reproduction becomes a vital process without which a species cannot survive for long। गौर करने वाली बात है, जो बार बार हम उस समय से ही बता रहे हैं कि स्पेसीज कैनॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट रिप्रोडक्शन। बिना रिप्रोडक्शन के स्पेसीज लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता। रिप्रोडक्शन बिकम ए वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पेसीज कैनॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक बिना रिप्रोडक्शन के स्पेसीज पृथ्वी पे सर्वाइव नहीं कर सकता। मतलब सीधा सा बात वही है कि रिप्रोडक्शन स्पेसीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इट मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। पीढ़ी दर पीढ़ी स्पेसीज को मेंटेन रखने के लिए क्या जरूरी है, रिप्रोडक्शन जरूरी है। Each individual live its progeny by asexual और sexual means। दुनिया का जितना भी जीव है, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करे या सेक्सुअल परफॉर्म करे, दोनों के जरिए क्या करता है, प्रोजेनी को क्या करता है, डेवलप करता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल्स क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होता है, उसका जो प्रोजेनी होता है, वो अपने पेरेंट से अलग होता है, पेरेंट से डिफर करता है, और यही वेरिएशन उसको उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को चेंज इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में सहायता करता। सो दैट सर्वाइवल एडवांटेज इज इनहांस्ड। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होता है, उसका सर्वाइव करने का जो चांस होता है वो ज्यादा होता है। It preserves the continuity of species। स्पेसीज के कंटिन्यूटी को प्रिजर्व करता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन प्रिजर्व्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज। स्पेसीज कंटिन्यू है पृथ्वी पे हजारों साल से, लाखों साल से, ओनली ड्यू टू रिप्रोडक्शन। Essential to the transmission of hereditary information which is carried in the DNA। रिप्रोडक्शन के जरिए ही पेरेंटल कैरेक्टर एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में जाता है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन क्या होता है, जैसे इंसान के बारे में बात करें, ह्यूमन के बारे में बात करें, तो जो ह्यूमन मेल होता है वो गैमेट स्पर्म बनाता है, फीमेल गैमेट ओवा बनाता है, मतलब वहां से ओवा आता है, और मेल गैमेट के अंदर मेल गैमेट स्पर्म हो गया, उसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। उस डीएनए से मतलब फादर के साइड से कैरेक्टर जाता है अगले पीढ़ी में, और मदर से ओवम आता है, ओवम से क्या, ओवम के अंदर डीएनए होगा, और वहां से मदर के साइड से क्या होता है, कैरेक्टर अगले पीढ़ी में जाता है। मतलब क्या करना चाह रहे हैं कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में क्या है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल बोले तो जो जीन को कैरी करता है। जैसे मान लो ये एक सेल है, मान लो एक सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस, इसके अंदर ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। यह क्रोमैटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन कंडेंस हो जाता है, बोलते हैं क्रोमोजोम। इस क्रोमोजोम के अंदर है क्या, डीएनए है प्लस हिस्टोन। इसके अलावा भी होता है प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन वगैरह। मेनली क्या होता है, डीएनए एंड हिस्टोन। ये डीएनए को बाहर निकाले इस तरह से। इस डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होता है। जीन को कैसे डिफाइन करें, डीएनए का वह सेगमेंट जिसके पास पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन है वही जीन कहलाता है। तो डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होता है। जीन क्या है, डीएनए का वह पार्ट जिसके पास पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन होता है, उसको हम बोले जीन। तो डीएनए के जरिए ही पेरेंटल कैरेक्टर एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में जाता है।
देखो, why is reproduction an important life function? Reproduction is the only life process that is optional for the organism. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। क्या लिखा है? रिप्रोडक्शन इज द ओनली लाइफ प्रोसेस दैट इज ऑप्शनल फॉर द ऑर्गेनिज्म। मतलब जो रिप्रोडक्शन है एक ऑर्गेनिज्म के लिए, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए, एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए ऑप्शनल होता है। उस पर डिपेंड करता है कि वो ऑफिस प्रोड्यूस करे, उसका मतलब तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन बट इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज, स्पेसीज के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। स्पेसीज के एग्जिस्टेंस के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। पीढ़ी दर पीढ़ी स्पेसीज को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है, फिर से एक बार बात करते हैं। रिप्रोडक्शन इज द ओनली लाइफ प्रोसेस दैट इज ऑप्शनल फॉर द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के पास ऑप्शन है, वो रिप्रोड्यूस कर भी सकता, नहीं भी कर सकता, लेकिन स्पेसीज के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर स्पेसीज रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है तब स्पेसीज मेंटेन रहेगा, नहीं तो वो लास्ट हो जाएगा। बट इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पेसीज, स्पेसीज के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अब बात करते हैं हम लोग आगे लाइफ स्पान के बारे में। लाइफ स्पान ये क्या होता है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, बर्थ से नेचुरल डेथ का जो समय काल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ स्पान। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड, या बोलेंगे इट रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पान। बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का जो समय काल होता है, जो पीरियड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पान होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है डायग्राम के जरिए, एक बच्चा क्या होगा, कैसे कैसे बड़ा हो रहा है, एक बच्चे का जन्म होगा, वो मतलब वो सर्टेन एज के बाद वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, फिर वो एजिंग होगा, फाइनली वो डेथ कर जाएगा। ये साइकिल बार बार क्या होता है? कंटिन्यू होता रहता है। पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, ऑफ स्प्रिंग बड़ा होता है, एबल टू रिप्रोड्यूस होता है, फिर वो बच्चे को रिप्रोड्यूस करता है, फिर वो लास्ट हो जाता है, फिर उसका बच्चा वो रिप्रोड्यूस करता है। तो ये साइकिल क्या होता है? लगातार चल रहा होता है। तो हम बात कर रहे थे क्या है कि लाइफ स्पान क्या है? बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम है, जो टाइम पीरियड है, जो समय काल है, उसको बोलते हैं लाइफ स्पान। लाइफ स्पान में, लाइफ स्पान के अंदर मेनली 4 स्टेज आता है। पहला जुवेनिलिटी, दूसरा मैच्योरिटी, उसके बाद एजिंग एंड सेनेसेंस, सेनेसेंस एंड फाइनली जीव का क्या होता है? डेथ हो जाता है। समझते हैं बारी बारी से। जुवेनिलिटी, इस स्टेज में, इस स्टेज में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को डेवलप करता है। डेवलप कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, जुवेनिलिटी में, जुवेनाइल फेज में, जुवेनाइल स्टेज में क्या होता है? एक सिंगल इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को बिल्डअप करता है, डेवलप करता है। मैच्योरिटी में क्या होता है? एबल टू रिप्रोड्यूस, एबल टू रिप्रोड्यूस, एबल टू रिप्रोड्यूस। इसमें, इस स्टेज में एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने के योग्य हो जाता है, रिप्रोड्यूस करने के योग्य हो जाता है। उसके बाद आता है एजिंग। एजिंग में क्या होता है? प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन ऑफ बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट्स। मतलब सिंपली बात करें तो एजिंग में, इस स्टेज में बॉडी पार्ट में डिजनरेशन शुरू हो जाता है। सेनेसेंस क्या होता है? द टर्मिनल इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ एजिंग। मतलब एजिंग के बाद का स्टेज है सेनेसेंस, द टर्मिनल इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ
एजिंग, इसमें क्या होता है, बॉडी के पार्ट के अंदर डिजनरेशन होता है, लेकिन इरिवर्सिबल मैनर में। उसके बाद सेनेसेंस फाइनली लीड्स टू डेथ। सेनेसेंस के बाद फाइनली क्या होता है, एक हम ह्यूमन के एग्जांपल है, ह्यूमन फाइनली क्या होता है, उसका डेथ हो जाता है। मतलब क्या, हम बात के फिर से रिकॉल करते हैं, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पान। जन्म से लेकर नेचुरल मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो काल होता है उसको बोलते हैं लाइफ स्पान। लाइफ स्पान में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान में 4 स्टेज आता है। जुवेनिलिटी आता है, जुवेनाइल फेज आता है, जुवेनाइल स्टेज आता है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को बिल्डअप करता है, डेवलप करता है। मैच्योरिटी में क्या होता है, इस स्टेज में एक ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन बीइंग्स एबल टू रिप्रोड्यूस होता है, वो रिप्रोडक्शन करने के योग्य हो जाता है। एजिंग में क्या होता है, इसमें बॉडी के पार्ट के अंदर, बॉडी पार्ट्स में डिजनरेशन शुरू हो जाता है। सेनेसेंस इसके बाद का स्टेज है, इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल मैनर में बॉडी के अंदर डिजनरेशन होने लगता है। और सेनेसेंस फाइनली लीड्स टू डेथ। ये है लाइफ स्पान एक ऑर्गेनिज्म का। आगे बात करते हैं ह्यूमन लाइफ साइकिल। देख रहे कैसे एक बच्चे का जन्म हो रहा है, 7-8 साल में स्कूल जाना शुरू करता है, दोस्ती करता है, फिर वो क्लास पूरा करता है, ग्रेजुएट करता है, फाइनली वो लास्ट में बाद में उसकी शादी हो जाती है, फिर वो बच्चे को प्रोड्यूस करता है, फाइनली वो क्या होता है, वो लास्ट हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। फिर उसका बच्चा क्या, वो सर्टेन एज के पास जब पहुंचेगा, मतलब एबल टू रिप्रोड्यूस के मतलब के एज में पहुंचेगा, फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा, फाइनली वो भी एजिंग से क्रॉस करेगा, सेनेसेंस, फिर वो लास्ट हो जाएगा। मतलब एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है बाय देयर किड्स। Each individual survives on the earth by their kids, by their progeny. अब हम लोग आते हैं एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी क्या कहता है, देखो एक बात बताते हैं, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम जीवन में कभी नहीं निकलेगा। एनसीईआरटी पे बेहतर पकड़ बनाने के लिए, बेहतर तरीके से समझाने, बेहतर से पकड़ बनाने के लिए, अच्छे तरह समझने के लिए, अच्छा समझ हो, इसके लिए हम बाहर के कंटेंट को भी तुम लोग बता रहे हैं और एनसीईआरटी की स्लाइड दिखा के एनसीईआरटी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीईआरटी लाइन लाइन पढ़ना, उसमें कुछ जो दिक्कत हो पूछ लेना नहीं क्लास में हमसे। क्या देखे, देखो क्या बोलते, each and every organism can live only for a certain period of time. Each and every organism can live for only for a certain period of time. दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करता है, सर्वाइव करता है, उसके बाद उसका मृत्यु तय है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का जो समय काल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पान। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पान। व्हाट इज द लाइफ स्पान, चाहे लाइफ स्पान कुछ भी हो, किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स इज सर्टेनिटी दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। दुनिया में अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ दे तो दुनिया कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो अमर है, इमॉर्टल है। हम लोग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को इमॉर्टल क्यों बोलते हैं, क्या वजह है, देखो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वास्तव में कहीं मरता नहीं, मतलब उसका नेचुरल डेथ नहीं होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का नेचुरल डेथ नहीं होता है। हम लोग एंटीबायोटिक के जरिए, मेडिसिन के जरिए, केमिकल के जरिए एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को भले ही मार सकते हैं, लेकिन नेचुरल कंडीशन में वो कभी मरेगा नहीं। कैसे, मान लो एग्जांपल लेते हैं, ये मान लो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये न्यूट्रिशन गेन करेगा, न्यूट्रिशन गेन करने के बाद इसका ग्रोथ होगा, अपने आकार को बढ़ाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मरा कहाँ, ये तो आफ्टर सर्टेन स्टेज ऑफ टाइम के बाद जब ये ग्रो किया, वो डिवाइड करके, तो मरा कहाँ, तो इसलिए कहा जाता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इमॉर्टल होता है, अमर होता है। तो दुनिया में अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ दिया जाए तो कोई भी जीव इमॉर्टल नहीं होता। तो फिर क्वेश्चन है, जब इस पृथ्वी में जितना भी जीव है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, उसका मरना तय है, इसके बावजूद भी हजारों साल से, लाखों साल से इस पृथ्वी पे जीवन कैसे मेंटेन है, स्पीशीज कैसे मेंटेन है, हाउ, इसका सीधा सा आंसर है ओनली ड्यू टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ही वो प्रोसेस है जो
इस पृथ्वी पे स्पेसीज को जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन किया हुआ है। इस पृथ्वी पे जो स्पेसीज का जो स्पेसीज जो मेंटेन है वन लीड टू क्या है, रिप्रोडक्शन। देखो ये एनसीईआरटी का चार्ट है जिसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान को मतलब कुछ जगह वैकेंट छोड़ दिया, कुछ बताया। एलिफेंट का लाइफ स्पान क्या होता है, रोज का लाइफ स्पान की बात कर रहे हैं, क्रो का लाइफ स्पान 50 ईयर, पैरोट का लाइफ स्पान 140 ईयर। मतलब पैरोट का जो लाइफ स्पान 140 मतलब 140 साल तक वो जीवित रहता है। तो जहां जहां गैप हम लोग बढ़ते हैं, लाइफ स्पान फिर से बड़ी कॉल करते हैं। लाइफ स्पान में क्या बताए थे कि लाइफ स्पान द पीरियड फ्रॉम बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का जो समय काल है, जो टाइम पीरियड है, वही क्या है, लाइफ स्पान। जैसे एलिफेंट, जो एलिफेंट होता है 60 to 90 ईयर जीता है, लेके 90 साल तक ये जीवित रहता है। डॉग 20 से 30 साल, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक, क्रो 15 ईयर, पैरेट 140 ईयर, हॉर्स 60 ईयर, क्रोकोडाइल 60 ईयर, फ्रूट फ्लाई 30 डेज, टॉर्टोइज 100 से 150 साल तक जीवित रहता है। रोज 5 से 7 साल, बनाना ट्री 25 ईयर्स, राइस प्लांट 3 to 4 मंथ और बनियान ट्री क्या होता है 2 साल तक जीवित रहता है। ये एवरेज लाइफ स्पान है। ये ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान है यही सही है। इसी को मेमोराइज करने की कोशिश करना। गूगल पे अलग अलग किताब में ये जो डाटा है वही कर सकता है, उसको इग्नोर करना है, जो बताया है वही याद करना है, क्योंकि यही सही है। एग्जाम को मतलब एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करेंगे। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को इंश्योर करता है रिप्रोडक्शन। बताया बार बार कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग को, प्रोजेनी को क्या करता है, डेवलप करता है सिमिलर टू इटसेल्फ। उसके बाद क्या बताया पहले कि रिप्रोडक्शन एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, उसके एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी नहीं है, वो उस पर डिपेंड करता है। वो चाहे रिप्रोड्यूस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन एक स्पेसीज के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, 100% जरूरी है। अगर एक स्पेसीज रिप्रोडक्शन करना अगर छोड़ देता है तो विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो स्पेसीज पार्टिकुलर मतलब बहुत समय बहुत जल्दी क्या होगा, पृथ्वी से लास्ट हो जाएगा, पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कि एक सेल लिया, स्पर्म फर्टिलाइज किया, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो, देन ये फिटस। ये टॉपिक हम लोग चैप्टर नंबर 3 में करेंगे। मतलब यहाँ भी समझाया कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को इंश्योर करता है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को सुनिश्चित करता है। फिर से एनसीईआरटी स्लाइड देखते हैं। Reproduction is defined as a biological process in which an organism give rise to young ones. Reproduction एक ऐसा biological process है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म यंग वंस को डेवलप करता है सिमिलर टू इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा यंग वंस को क्या करता है, डेवलप करता है। उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग को डेवलप करेगा, वो ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा, इन टर्न वो जो ऑफस्प्रिंग वो बड़ा होगा, एबल टू रिप्रोड्यूस होगा। जब वो मैच्योर होगा तो वो प्रोड्यूस करेगा, और वो क्या करेगा, वो भी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। दस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। मतलब क्या है, एक ह्यूमन के जीवन काल में या एक ऑर्गेनिज्म के जीवन काल में क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म का जन्म होगा, वो बड़ा होगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा, और फाइनली क्या होगा, डेथ होगा। द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, thus it is cycle of birth, growth and death। ये साइकिल जीवन में चलता रहता है। रिप्रोडक्शन enables the continuity of species generation after generation। क्या बोले, रिप्रोडक्शन enables the continuity of species generation after generation। रिप्रोडक्शन क्या करता है, सुनिश्चित करता है किसको, कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज को, पीढ़ी दर पीढ़ी। इस पृथ्वी पे जो स्पेसीज मेंटेन है ओनली ड्यू टू
ओनली ड्यू टू रिप्रोडक्शन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन इस पृथ्वी पे जो स्पीशीज मेंटेन है, लगातार है, कंटिन्यू है, ओनली ड्यू टू रिप्रोडक्शन। अब आगे देखते हैं। देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड। इस जैविक दुनिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। हमने आसपास देखा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स से, एनिमल्स से, मतलब इस जैविक दुनिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। प्रत्येक इंडिविजुअल्स अपने तरीके से अपना अपना क्या है, ओन मैकेनिज्म, अपना अपना मैकेनिज्म डेवलप किया है, जिसके जरिए वो मल्टीप्लाई या डिवाइड करता है, या बोलेंगे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, उसका इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है, और भी बहुत सारा फैक्टर है जो कलेक्टिवली डिसाइड करता है कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी and several other factors are collectively responsible for how it reproduce। एक ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा वो डिपेंड करता है कि वो उसका आवास कहाँ है, कहाँ रहता है, उसके बॉडी का फिजियोलॉजी क्या है, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और भी बहुत सारा फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि वो जीव, वो पार्टिकुलर तरह का ऑर्गेनिज्म, वो पार्टिकुलर तरह का इंडिविजुअल्स, वो पार्टिकुलर तरह का स्पीशीज कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। अब हम जो बचपन से पढ़ते हैं, क्लास 7, 8, 9, 10 में जो पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल क्या होता है। उसके बाद हम फर्दर आगे बात करेंगे अकॉर्डिंग क्लास 12। क्या है एसेक्सुअल में, क्या है, एक सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। इसको डिटेल में आगे बात करेंगे। बेसिकली जो बस रिवीजन कर रहे हैं, जो क्लास 7, 8 या 10 में जो पढ़े उसका रिवीजन कर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। रिप्रोडक्शन दो तरह का, एक एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल में एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, नो गैमेट फॉर्मेशन। मोटा मोटी बात करें तो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन आगे हम देखेंगे कि गैमेट का फॉर्मेशन हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो वो फर्टिलाइज नहीं करेगा। वैसे इसको आगे बात करते हैं, छोड़ते हैं इसको। तो एसेक्सुअल में गैमेट नहीं बनेगा, यहाँ गैमेट बनेगा। इन्वॉल्व माइटोसिस ओनली, इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होता है, और वहां पे इन्वॉल्व्स मियोसिस, वहां मियोसिस होगा और यहाँ माइटोसिस होगा। ऑफस्प्रिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ऑफस्प्रिंग होगा, आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट्स के, अपने पेरेंट्स का हूबहू कॉपी होगा, अपने पेरेंट के जैसा होगा। इसी वजह से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होता है वो सेक्सुअल की तुलना में उतना इवॉल्व नहीं होता है, सेक्सुअल से डिप्राइव होता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होता है वो चेंज इन्वायरमेंट में खुद को सही तरीके से एडेप्ट कर पाता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट है उतना बेहतर तरीके से खुद को एडेप्ट नहीं कर पाता। इसीलिए एसेक्सुअल, वैसा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है वो बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप नहीं हो पाया। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ऑफस्प्रिंग होता है जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली अलग होता है, और यही वेरिएशन उस जीव के लिए वरदान है। वही वेरिएशन क्या करता है, उस पार्टिकुलर जीव को चेंज एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में सहायता करता है। यही वेरिएशन क्या है, रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन का। एक और चार्ट देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, यूनिपेरेंटल, एक पेरेंट भाग लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बाई पेरेंटल होता है, दो पेरेंट इसमें हिस्सा लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमैटिक सेल इन्वॉल्व होता है, इसमें जर्म सेल। सोमैटिक सेल बोले तो जर्म सेल के अलावा, स्पर्म के अलावा जो भी सेल होता है उसको सोमैटिक सेल कहते हैं। और वहां पे क्या होता है, गैमेट मतलब जर्म सेल इन्वॉल्व होता है। इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर, यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर बनता है, यहाँ गैमेट्स बनता है। इसको आगे हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ऑफस्प्रिंग क्या होगा, अपने पेरेंट के सिमिलर होगा,
ऑफ स्प्रिंग का जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के समान होगा, इक्वल होगा, वैसा ही होगा। यहाँ पे पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स से अलग होगा, जेनेटिकली अलग होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट या उसका ऑफ स्प्रिंग। द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन फास्ट, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो दर है, स्पीड है, वो फास्ट होता है सेक्सुअल की तुलना में। समझने के लिए रात भर में क्या होता है, दही बन जाता है। द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन स्लो होता है, यहाँ पे क्या होता है, फास्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ माइटोसिस इन्वॉल्व है, वहां मियोसिस इन्वॉल्व होता है। और भी बहुत सारा फैक्टर है जो ये क्या करता है, वो डिसाइड करता है, वो ये बताता है कि ये स्लो होता है, ये क्या होता है, फास्ट होता है। फिर से आते हैं एनसीईआरटी पे। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन नाम के प्रोसेस में एक पेरेंट्स इन्वॉल्व है या एक से अधिक इन्वॉल्व है, मतलब एक इन्वॉल्व है या दो इन्वॉल्व है, उसके आधार पे रिप्रोडक्शन प्रोसेस में एक इंडिविजुअल्स भाग ले रहा है या दो भाग ले रहा है, उसके आधार पे दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, व्हेन ऑफस्प्रिंग, व्हेन प्रोजेनी, व्हेन संतान, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। ये लाइन बहुत कंफ्यूज करता है, देखो फिर से। When offspring is produced by single parent, जब सिंगल पेरेंट के द्वारा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया जाएगा, विथ और विदाउट, मतलब क्या कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। जब गैमेट बनेगा तो वो फर्टिलाइजेशन में भाग ले लेगा, उसका फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। ज्यादातर जीव में गैमेट बनता ही नहीं, कुछ जीव में क्या होता है, गैमेट बनता है लेकिन गैमेट फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेता। जैसे एग्जांपल के लिए हनी बी का जो गैमेट्स होता है, ये जब फर्टिलाइज हो जाता है तो ये यहाँ से फीमेल वर्कर भी, जब ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो इससे बनता है ड्रोन, और जब फर्टिलाइज हो जाता है तो फीमेल क्यून या वर्कर भी बनती है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो गैमेट होता है हनी बी का जो गैमेट होता है वो इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसके बावजूद भी कन्वर्ट हो जाता है ड्रोन्स के अंदर। तो यहाँ पे गैमेट बना लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप हो गया जिसको हम आगे पढ़ाएंगे पार्थेनोजेनेसिस के अंदर। तो व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में एकमात्र सिंगल पेरेंट्स हिस्सा लेगा, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो रिप्रोडक्शन कहलाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात करें, व्हेन टू पेरेंट्स विद अपोजिट सेक्स, एक मेल दूसरा फीमेल, व्हेन टू पेरेंट्स विद अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में दो पेरेंट्स हिस्सा लेगा, भाग लेगा, एंड आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यहां पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट से कंबाइन करेगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से कंबाइन करेगा, ये प्रोसेस कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर से, व्हेन टू पेरेंट्स opposite sex, when two parents with opposite sex participate in reproductive process, reproductive process में दो पेरेंट्स हिस्सा लेगा, भाग लेगा, उस तरह के रिप्रोडक्शन को बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे क्या होगा, गैमेट बनेगा भी और गैमेट फर्टिलाइज भी करेगा, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर से बताते हैं क्या बताया कि बेस्ड मतलब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट्स हिस्सा ले रहा है, दो पेरेंट्स हिस्सा ले रहा है, इसके आधार पे दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स भाग लेगा, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ज्यादातर केस में नहीं होता है गैमेट का फॉर्मेशन, और जहां होता भी है तो फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेता। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, दो पेरेंट्स विद अपोजिट सेक्स क्या करता है, भाग लेता है, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन भी होता है और गैमेट फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है। इस तरह के रिप्रोडक्शन बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल्स या पेरेंट्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले बताया कि एक अकेला पेरेंट्स, एक सिंगल पेरेंट्स
ऑफस्प्रिंग को डेवलप करने में सक्षम होता है। इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल्स या पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। इसमें एक अकेला पेरेंट्स संतान को उत्पन्न करने में क्या होता है, सक्षम होता है। एज ए रिजल्ट the offspring that produce are not only identical to one another but also exact copy of their parents। यहाँ पे क्या है कि एक ही पेरेंट्स भाग लिया, सिंगल पेरेंट्स भाग लिया है, एक ही पेरेंट्स क्या कर रहा है, प्रोजेनी को डेवलप कर रहा है। इसके वजह से इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो प्रोजेनी होगा, इसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो अपने पेरेंट के समान ही क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। पेरेंट के समान तो आइडेंटिकल होगा ही, साथ में और भी जो सेल बनेगा उससे भी क्या, मान लो एक सेल से दो सेल बना, ऐसे ऐसे, तो ये अपने पेरेंट्स से भी मैच करेगा और एक दूसरे से भी मैच करेगा, आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट्स के। तो वैसा इंडिविजुअल्स जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली बाहरी रूप रंग से भी क्या हो, समान हो और जीन के स्तर में भी एक जैसा हो, इस तरह के इंडिविजुअल्स के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं क्लोन। The term clone is used to describe such morphologically and genetically similar individual। Morphologically and genetically similar individuals के लिए हम क्लोन टर्म का इस्तेमाल करते हैं। याद रखने से, मान लो एक सेल है, इससे दो सेल बना, ऐसे ऐसे, तो ये इसका क्लोन हो गया। एक दूसरे का बोलते हैं रैमेट्स। तो द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। वैसा इंडिविजुअल जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली एक जैसा है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोन। जैसे यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जांपल है, यहाँ पे बॉडी ईस्ट के अंदर बॉडी दिखाया गया, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे। वहां पे बाइनरी फ्रीजर अमीबा के अंदर दिखाया गया कैसे अमीबा है, न्यूट्रिशन गेन किया, अपने आकार को बड़ा किया, पहले न्यूक्लियस बढ़ता है, फिर दो मतलब बाद फाइनली क्या होता है, सेल जाके फाइनली बढ़ जाता है, ऐसे। तो ये हम डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एग्जांपल। यहाँ पे ईस्ट के अंदर बर्डिंग दिखाया गया, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम स्मॉल प्रोट्यूबरेंस, स्मॉल आउटग्रोथ, स्मॉल बर्ड, इसको बोलते हैं बर्डिंग। आगे उससे बात करेंगे। तो फिर यहां से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में यहां से हम आगे देखेंगे।